गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग जी। आज हम लोग यहाँ पे जो बच्चों डिस्कस करेंगे, आज का हमारा जो प्रश्न होगा वह हम लोग भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित, ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था और थोड़ा बहुत गवर्नर जनरल से संबंधित ही प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे जनजातीय विद्रोह की ओर, और जनजातीय विद्रोह के बाद फिर हम लोग आएंगे 1857 की क्रांति की ओर। यानी नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वह होगा जनजातीय विद्रोह और कृषक विद्रोह, और उसके बाद 1857 की क्रांति। तो चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का बच्चों यह पहला प्रश्न है, आज का यह पहला प्रश्न है, और प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार के भूमि व्यवस्था को अपनाया। ब्रिटिश एडॉप्टेड 3 टाइप्स ऑफ लैंड टेन्योर्स इन इंडिया। अस्थाई जमींदारी बंदोबस्त ने ब्रिटिश भारत के अधिकतम कुल क्षेत्रफल को सम्मिलित किया। परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट्स कवर्ड मैक्सिमम टोटल एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। अब इसमें से कौन सा सही होगा वह आपसे पूछा जा रहा है। भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में यह प्रश्न है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अब आप देखो तो ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत बच्चों भू राजस्व की 3 व्यवस्थाएं थी। एक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था। अब जहां तक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे आपको कहा जा रहा है जमींदारी व्यवस्था, भी अस्थाई बंदोबस्त, या इसे ही कहा जाता है इस्तमरारी, या इसे ही कहा जाता है जमींदारी, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, बनारस डिवीजन में इसे लागू किया गया था। यानी आप कह सकते हो कि कुल ब्रिटिश भूभाग के 19% हिस्सों में भू राजस्व की इस व्यवस्था को अपनाया गया था। उसके बाद दूसरी जो बंदोबस्त व्यवस्था है भू राजस्व में, वह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरी जो भू राजस्व में व्यवस्था है वह है महलवाड़ी व्यवस्था। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखते हैं कि भू राजस्व की 3 व्यवस्थाएं थी। यह बिल्कुल सही है। यानी पहला जो स्टेटमेंट है वह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में 3 प्रकार के भूमि अधिग्रहण को अपनाया गया था, 3 प्रकार के भू राजस्व की व्यवस्था को अपनाया गया था। दूसरा है कि अस्थाई जमींदारी बंदोबस्त ने ब्रिटिश भारत के अधिकतम कुल क्षेत्रफल को सम्मिलित किया था। ऐसा तो नहीं था कि ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र, बल्कि ब्रिटिश भारत के 19% हिस्सों में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, वह कुल 19% हिस्सों में इसे लागू किया गया था। बाकी अन्य क्षेत्रों में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था थे। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है वह आपको कुल ब्रिटिश भूभाग के 19% हिस्सों में लागू किया गया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको केवल पहला सही होगा और दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वह गलत होगा। तो सही विकल्प का चयन करें। बिल्कुल इसमें ए सही है, और जिन बच्चों ने ए दिया है वह बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। तो ऐसे प्रश्न मुझे लगता है कि गलत नहीं होना चाहिए इन प्रश्नों को, क्योंकि आप सभी जगह पढ़ते हो और ऐसे प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं, जो दूसरा प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भी आपको अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परमानेंट सेटलमेंट।
अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के विषय में पूछा जा रहा है। इसमें है कि सॉरी, इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जमींदार जमीन का मालिक बन गया था। जमींदार बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। थर्ड स्टेटमेंट है कि जमींदारों की शक्ति और कार्य मुगल काल के जागीरदार के समान थे। पावर एंड फंक्शन ऑफ जमींदार वेयर सिमिलर टू दैट ऑफ जागीरदार ऑफ मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के जागीरदार के समान था। अब यह आपसे ऑप्शन में पूछा गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। तो यहां पे आप अगर देखो तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। जहां तक हम लोग जानते हैं कि जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है, हाँ जल्दी से आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर दें। मैंने पहले भी बोला था बच्चों कि आपको खुद से अपना इवैल्यूएशन करना है, अपने आंसर का स्वयं मूल्यांकन करना है। बाकी तो मैं आंसर बता ही रहा हूं। और देखो, मुझे नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि अभी मेरा मॉडर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लोगों का है कि अभी मॉडर्न पढ़ेंगे तब करेंगे। मुझे इसमें से कोई यह नहीं दिखता है कि यह कोई कारण हो सकता है। क्वेश्चन करने के लिए आप कहो कि मैंने उसे पढ़ा अभी नहीं है या मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, तो मुझे जहां तक बच्चों लगता है कि वह दिन कभी नहीं आता है जब आप पूरी तरीके से तैयार होते हो। मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने अगर नहीं भी पढ़ा है या जिन्होंने एक बार केवल पढ़ा है, पूरा रिवीजन जो भी नहीं कर पाए, उन्हें भी प्रश्न तो करना चाहिए। क्योंकि प्रश्न करने से आप जब पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज का तो आइडिया होता है कि मुझे जो टॉपिक पढ़ना है या जो चैप्टर पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है। जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए तो बेहतर है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी और बेहतर है कि कम से कम उनको एक आइडिया मिलता है। आइडिया यह मिलता है कि अच्छा, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और मुझे इसमें ऐसे पढ़ना है, तो आपका पढ़ने का जो तरीका है वह कम से कम जरूर बदल जाएगा। मेरा जो मानना है कि अगर जो लोग नहीं भी पढ़े हैं उनको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। जब आप दोबारा फिर से बुक को उठाओगे तो आप उन चीजों पे फोकस करोगे कि अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है तो यह कैसे कैसे प्रायोगिक चरण के दौर से गुजरा, इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया, फिर कब इसे परमानेंट सेटलमेंट किया गया, और परमानेंट सेटलमेंट किया गया तो किसके साथ किया गया, इसमें सरकार का हिस्सा कितना रहा, इसमें जमींदार का हिस्सा कितना रहा, इसमें किसानों की स्थिति कैसी रही, जमीन का मालिक किसको माना गया। तो उन सारी चीजों को आप कम से कम देखोगे, समझोगे, और आपको पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहां पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अब अगर यहां पे हम लोग देखें तो यह बिल्कुल सही है कि कॉर्नवालिस एक लंबे प्रयोग के बाद भू राजस्व की इस व्यवस्था को अपनाता है। एक लंबे प्रयोग के बाद, पहले पंचवर्षीय व्यवस्था, फिर 1 वर्षीय व्यवस्था, फिर इसे 10 वर्षीय व्यवस्था, और 1793 में इसे परमानेंट सेटलमेंट किया जा रहा है जमींदारों के साथ में, लैंड होल्डर्स के साथ में। और इसमें सरकार और जमींदार का हिस्सा फिक्स होता है, जिसमें यह होता है कि 10/11 भाग कुल राजस्व का एक ओवरऑल राजस्व का आकलन कर दिया जाता है, और ओवरऑल फिक्स कर दिया जा रहा है कि यानी इस क्षेत्र से जिन जिन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। जैसे कि आप जान रहे हो कि जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है, इसे आपको उत्तर भारत के जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। और इसमें जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया गया था कि जो भूमि का मालिक होगा वह जमींदार होगा, यानी सीधा सीधा किसानों की गर्दन वह जमींदार के हाथों में सौंप दी गई थी। इसमें सरकार और जमींदार के बीच में एक समझौता होता है राजस्व को लेकर।
पहले राजस्व को फिक्स कर लिया जाता है कि इन क्षेत्रों से ओवरऑल इतना राजस्व आएगा। सरकार की इसमें मंशा यह थी कि हमें किसी भी कीमत पर एक परमानेंट इनकम हो, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वह फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, वह वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है। उसे सैनिकों को वेतन देना है, उसे व्यापार करना है। वह चाह रही है कि भारत से एक इतनी इनकम तो हो जिससे कि हम अपने वस्तुओं को खरीद सकें। तो इसके लिए वह परमानेंट सेटलमेंट लेकर आई कंपनी, जिसमें सरकार का हिस्सा हुआ कि 10/11 भाग सरकार का, और जमींदार चूंकि वसूली करता है इसलिए 1/11 भाग जमींदार का। यानी आप कह सकते हो कि 89% जो राजस्व फिक्स किया गया था, मान लो 100 रुपया राजस्व फिक्स किया गया, तो उस 100 रुपए में से 89 रुपए किसको जाएगा? सरकार को, और 11 रुपया मिलेगा जमींदार को वसूली के लिए। अब इसमें क्या था प्रावधान कि चाहे आपको खेती हो या ना हो, चाहे अकाल पड़े, सूखा पड़े, जो भी कंडीशन हो, सरकार को उतना मिलना तय था, और जमींदार का भी फिक्स था। सबसे दयनीय स्थिति में अगर कोई बच्चों था तो वह किसान था, सबसे दयनीय स्थिति में। अब ऐसे स्थिति में अगर उत्पादन नहीं हुआ, क्योंकि कृषि किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। अगर अच्छी मानसून हुई तो खेती ठीक हुई, मानसून अच्छी अगर नहीं रही तो खेती खराब होगी, लेकिन किसान को तो राजस्व तो देना ही देना है। तो ऐसे स्थिति में किसान कहां जाएगा? साहूकार के पास जाएगा, महाजन के पास जाएगा, वह कर्ज के जालों में जकड़ता चला जाएगा। ऐसे स्थिति में किसान क्या करेगा? वह परंपरागत फसल को छोड़कर नकदी फसल का उत्पादन करेगा, जिसका नतीजा क्या होगा? भूखमरी, अकाल। यह कोई प्राकृतिक कारणों से नहीं आ रहा है, यह ब्रिटिश नीतियों के कारण बारंबार अकाल पड़ रहा है। तो यह हम लोग देखते हैं कि इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, बिल्कुल सही है, और 1793 में इसे फिक्स किया गया, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें जमींदार को जमीन का मालिक माना गया था, लेकिन जमींदार जमीन का मालिक बच्चों तभी तक था जब तक कि वह एक निश्चित समय में, एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त ढलने के पहले अगर वह अपनी जो कर है वह सरकार को दे पाए, राजस्व को सरकार को दे पाए, जिसमें सूर्यास्त कानून को लागू किया गया था कि सूर्य ढलने के पहले एक निश्चित तिथि को अगर जमींदार राजस्व की अदायगी सरकार को कर देती है तब तो उसकी जमींदारी बची रहेगी, अन्यथा उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ऐसे स्थिति में जमींदार को ही भूमि का मालिक माना गया था, बिल्कुल यह भी सही है। अब जमींदार की शक्ति और कार्य मुगल काल के जागीरदार के समान था। जैसे मुगल काल में भी हम लोग देखते हैं कि मुगल काल में एक जागीरदारी व्यवस्था था, और मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जागीरदार कौन होते थे? तो मुगल काल में जागीरदार वह होते थे बच्चों जिन्हें आपको वेतन के जगह, नगद वेतन के जगह क्षेत्र प्रदान किया जाता था, जागीर दिया जाता था, वह जागीरदार होते थे। उन जागीरदारों की नियुक्ति मुगल बादशाह के द्वारा की जाती थी, उनका ट्रांसफर भी होता था, उनकी जागीर को छीना भी जा सकता था, समाप्त भी किया जा सकता था। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। जमींदारों के पास बहुत अधिकार था, कानूनी अधिकार था, वह जागीरदारों के पास नहीं था। तो कैसे समान होगा? यानी यह तो गलत है, जागीरदार को जागीर से भी वंचित कर दिया जाता था, कैसे सही हो सकता है? तो यह तो गलत है कि जमींदार और जागीरदार एक समान नहीं थे, एक समान नहीं थे, जमींदारों के पास अधिक राइट था। तो इसमें बच्चों यह गलत होगा, और सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, यानी ए इसका सही आंसर होगा। और मैं जो देख पा रहा हूं आप में से कुछ लोगों ने ए दिया भी है, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में, अब महलवाड़ी व्यवस्था पूछा जा रहा है, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब महलवाड़ी व्यवस्था यह तो आपको पता ही होगा कि यह भारत के किस क्षेत्र में लागू किया गया था, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में। महाल का मतलब गांव का समूह होता है महाल। तो यहां पे किसी व्यक्ति के साथ समझौता ना करके गांवों के समूहों के साथ यहां पे सरकार और महाल के बीच राजस्व वसूली को लेकर एक समझौता होता है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि इस व्यवस्था को भाईचारा प्रणाली के रूप में भी जाना जाता था। दिस सिस्टम वाज ऑल्सो नोन एज भाईचारा सिस्टम। महलवाड़ी व्यवस्था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, आंसर निकल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि इस व्यवस्था के अधीन गांवों के समूहों के साथ बंदोबस्त किया गया था। अंडर दिस सिस्टम सेटलमेंट वाज मेड विथ ग्रुप्स ऑफ विलेज। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। मुझे लगता है कि थोड़ी सी सावधानी से अगर आप इस आंसर को बच्चों देखते हो तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर आप निकाल लोगे। यही यूपीएससी की खासियत है, यही यूपीएससी की खासियत है। आपको बेहिवात प्रश्न नहीं वहां पे पूछे जाएंगे जो टेस्ट सीरीज वाले पूछते हैं, वैसे प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से उठाए जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता भी हूं कि बच्चों जब भी पढ़ो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को पढ़ो। अब इसमें देखो महलवाड़ी व्यवस्था, यह आप देख रहे हो कि यह किस क्षेत्र में लागू किया गया था, पंजाब वाला जो क्षेत्र था। इधर आप देख रहे हो कि जो उत्तर पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र में आगरा प्रांत में, संयुक्त प्रांत में, तो इन सभी क्षेत्रों में भू राजस्व की इस व्यवस्था को लागू किया गया था। यानी कुल ब्रिटिश भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था? कोई बता सकते हैं आप में से कि कुल ब्रिटिश भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था? जैसा कि हमने बतलाया कि जमींदारी व्यवस्था को कुल ब्रिटिश भूभाग के 19% क्षेत्र में लागू किया गया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था बच्चों कितने क्षेत्र में लागू किया गया था? कुल ब्रिटिश भूभाग के। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग इसका उत्तर भी दे सकते हो कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है वह कुल ब्रिटिश भूभाग के कितने प्रतिशत। आपको इन तीन चीजों को ध्यान रखना है। अस्थाई बंदोबस्त, यह आपको कुल ब्रिटिश भूभाग के 19%, महलवाड़ी कुल ब्रिटिश भूभाग के 30%, है ना, और रैयतवाड़ी कुल ब्रिटिश भूभाग के सबसे ज्यादा 51%। कुल मिलाकर आप देखो 100% हो जाएगा, 9 1 10, हाँ 5 3 8 1 9 10। तो यह आपको लागू किया गया था, इसे ध्यान रखना है। ऐसे चीजों को कभी मत भूलना बच्चों, ऐसे चीजों को। दक्षिण भारत में महलवाड़ी व्यवस्था, पश्चिमी भारत में आपको दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था, पश्चिमी भारत में महलवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब गांव का समूह। इसमें ग्राम प्रधान के साथ यानी राजस्व वसूली ग्राम प्रधान करते थे, ग्राम प्रधान करते थे। इसलिए इसको भाईचारा प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति, देखो भाईचारा क्यों कहा जा रहा है, तो भाईचारा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान, अगर वह राजस्व की अदायगी करने में असमर्थ होता था तो उसके जगह कोई दूसरा भी राजस्व दे देता था, जिससे कि उसको जमीन से वंचित नहीं होना पड़ता था। इसलिए इसको भाईचारा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही है। अब इस व्यवस्था के अधीन गांव के समूहों के साथ बंदोबस्त किया गया था। बिल्कुल सही है। महलवाड़ी ग्राम समूह ग्राम प्रधान के साथ। अब ग्राम समूह मतलब ग्राम प्रधान, तो उनके साथ आपको राजस्व वसूली को लेकर एक सरकार और ग्राम प्रधान के बीच में राजस्व वसूली को लेकर समझौता होता है। तो यह आपको महलवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। और इसमें दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। और आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है बच्चों, आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि इसमें फर्स्ट यानी 1 और 2 दोनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? Who among the following was
remembered as father of land settlement in northern India? Holt Mackenzie, जेम्स थॉमसन, थॉमस मुनरो, मार्टिन बर्ड्स। किसे आपको उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक के रूप में किसे जाना जा रहा है? मुझे लगता है कि इसका भी आंसर आप लोग की ओर से सही आना चाहिए, इसका भी आंसर सही आना चाहिए। सही दिशा की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक, उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक किसे माना जा रहा है? यह आपको मार्टिन बर्ड्स योजना जो 1833 में लाया गया था, इन्हें आपको उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक माना जाता है ना। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड और एवी एलेक्जेंडर, यह किस व्यवस्था से जुड़े हुए थे? कैसे आप लोग गलती कर रहे हो बच्चों? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड और एवी एलेक्जेंडर, यह भू राजस्व के किस व्यवस्था से जुड़े हुए थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए थे ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। कम से कम यह 3 नाम तो आप सबको याद होना चाहिए, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड और एवी एलेक्जेंडर, जो भू राजस्व के किस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था के जनक किसे माना जा रहा है? मार्टिन बर्ड योजना। तो मार्टिन बर्ड को माना जा रहा है। अब ये सब फैक्चुअल प्रश्न है, और इन प्रश्नों में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय याद रखने के। बस आपको इतना करना है कि इसको 2-4 रट्टा आप लगा लो, इसमें और आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोई इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ नहीं है कि भाई अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से कौन जुड़े हुए हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था से कौन जुड़े हुए हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। तो इसमें मार्टिन बर्ड्स होंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों द्वारा सीधे सरकार को लगान का भुगतान किया जाता था। सरकार ने रैयतों को पट्टे दिए थे। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपसे पूछा जा रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। द रेंट वाज पेड directly by the peasant to the government. The government gave पट्टाज to the रैयत। सरकार ने रैयतों को पट्टा प्रदान किया। The lands were surveyed and assessed before being taxed. कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था। अब यह आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है या है। मुझे लगता है इसका तो प्रश्न आना चाहिए। तो 5 का सी बता रहे हैं इसमें से बहुत सारे लोग, और मैं देखता हूं कि इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या। तो यहां आप देखो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है? रैयत मतलब किसान, रैयत। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अब यहां पे फिर प्रश्न उठता है कि आखिर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को त्याग कर रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? यह विशेषकर दक्षिण भारत में, और कुल ब्रिटिश भूभाग के 51% हिस्सों पर इस राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था, सर्वाधिक क्षेत्र में। अब चूंकि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था कि सरकार की एक निश्चित इनकम थी और सरकार अतिरिक्त लाभ से वंचित हो रही थी। दिन प्रतिदिन खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। सरकार को अधिक राजस्व चाहिए था, क्योंकि उस समय बच्चों आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व ही था।
अगर सर्वाधिक आय कहीं से आता था तो भू राजस्व से ही। जैसे आज के संदर्भ में आप देखोगे कि आज के संदर्भ में आय का मुख्य स्रोत क्या है? आज सबसे ज्यादा सरकार को आय कहां से हो रही है? सर्विस टैक्स से होती है। सबसे ज्यादा सरकार को इनकम सर्विस टैक्स से। लेकिन उस समय सरकार को आय कहां से हो रही है? भू राजस्व से। आय का मुख्य स्रोत वही था। अब सरकार चाहती थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा राजस्व को प्राप्त कर पाए, और वह किसी बिचौलियों को रखना नहीं चाहती थी। किसी बिचौलियों को रखना नहीं चाहती। यह भी हुआ कि भाई भारतीय परंपरा के अनुसार अगर राजस्व की अदायगी की जाए तो वह ज्यादा अच्छा है। और भारत में पहले से चली आ रही परंपरा रैयतवाड़ी ही थी, जिसमें डायरेक्ट किसान और राजा का प्रत्यक्ष संबंध होता था। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें किसान द्वारा सीधे सरकार को लगान का भुगतान किया जाता था। बिल्कुल सही है। इसमें है कि सरकार ने रैयतों को पट्टे दिए थे। बिल्कुल सही है कि सरकार ने रैयतों को पट्टे भी प्रदान किए थे। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन भी किया जाता था। बिल्कुल सही है कि कर लगाने से पहले आपको भूमि का पहले सर्वेक्षण किया जाता था, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता था। और उत्पादन के आधार पर एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान हमेशा रखना कि इसमें उत्पादन के आधार पर राजस्व में वृद्धि कर दी जाती थी। अगर उत्पादन में वृद्धि हुआ तो इसमें क्या किया जाएगा बच्चों? राजस्व में भी वृद्धि कर दी जाएगी। राजस्व में भी वृद्धि कर दी जाएगी। तो यह तीनों ही सही है और आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। चलिए आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को भी सुनना, और शायद मुझे लगता है कि इसका भी आंसर आप लोग दोगे। आज तो लग रहा है कि 2-3 दिन गैप क्या हुआ कि आप पूरी तैयारी के साथ आज उतरे हो। अच्छी बात है। और मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं बच्चों, सिर्फ 1 घंटे अपने लिए निकालो। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? आज आप सभी परेशान चल रहे हो। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की दशा है उससे आप सभी दुखी हो। चाहे कहीं भी आप हो, रेगुलर क्लासेज नहीं होना, अनिश्चितता का माहौल, तो इससे आप सभी दुखी हो। और इस चीज को मैं भी समझ रहा हूं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बहुत सारे कारण भी हैं। लेकिन इसमें केवल सिवाय आपके सिवा किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। आपका समय जा रहा है, और वह भी कीमती समय जा रहा है। आपके पैसों की बर्बादी हो रही है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप अगर यहां पे हो, घर से बाहर हो, तो प्रतिदिन का जो खर्च है वह तो होना तय है। और इसलिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि सुबह उठते आपने कुछ पढ़ रखा। यह आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कि चलो कुछ नहीं तो प्रतिदिन मैं कम से कम 30-40 प्रश्न, अब जैसे 2-2 सब्जेक्ट चल रहा है, हिस्ट्री भी चल रहा है, मॉडर्न इंडिया, और ज्योग्राफी भी आप लोगों ने कहा स्टार्ट किया गया। अब 2-2 सब्जेक्ट चल रहा है, तो कम से कम आप 40 क्वेश्चन और 2 सब्जेक्ट की तैयारी आप लेकर चल रहे हो। प्रतिदिन आप मिनिमम 40 क्वेश्चन कर रहे हो। और यह कम नहीं होता है कि 2 सब्जेक्ट का आप प्रतिदिन 40 क्वेश्चन करके बैठ रहे हो। और अगर 40 क्वेश्चन कर रहे हो तो उतने के लिए आप कम से कम उस टॉपिक को, उस एरिया को पढ़कर भी आप बैठे हुए हो, और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब यहां हम लोग देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1858 के अधिनियम के बाद, 1858 के अधिनियम के बाद पूछा जा रहा है, भारत के राज्य सचिव द्वारा भारत के अधिकार का प्रयोग किया जाना था। आफ्टर द एक्ट ऑफ 1858 द ऑथोरिटी ऑफ इंडिया वाज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। 1858 के अधिनियम के बाद भारत के राज्य सचिव द्वारा भारत के अधिकार का उपयोग किया जाना था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। राज्य सचिव
ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य नहीं होता था। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। मुझे लगता है इसका आंसर तो सही आना चाहिए। तो सॉरी, अब 1858 के अधिनियम के बाद भारत के राज्य सचिव द्वारा भारत के अधिकार का प्रयोग किया जाना था। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1857 की क्रांति के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है बच्चों की, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार की समाप्ति कर दी जाती है। यही हो रहा है ना। भारत पर अभी तक किसका शासन चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और 1857 की क्रांति के बाद महारानी की घोषणा हो रहा है, 1858 का अधिनियम आ रहा है, और इसी अधिनियम के तहत भारत में कंपनी शासन को समाप्त करके क्राउन के शासन की शुरुआत की जा रही है। और क्राउन का प्रतिनिधि कौन होगा, तो उसके लिए एक नया पद का गठन किया जाता है, भारत सचिव और उसके 15 सदस्यीय परिषद। यही था ना, भारत सचिव और उसके 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जा रहा है। पहले क्या था कि पहले भारत पर जो शासन चल रहा था, पहले भारत पर शासन जो चल रहा था वह भारत पर शासन द्वैध शासन था। द्वैध शासन कैसे, तो एक आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी दोहरे नियंत्रण में थी। भारत पर शासन कौन कर रही है, तो भारत पर शासन आपको कंपनी का शासन था, कंपनी शासन। कंपनी मतलब समझ रहे हो आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी क्या थी बच्चों, कंपनी दोहरे नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कौन होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डायरेक्टर तो आप समझ रहे होगे, कंपनी के जो संचालक मंडल थे, कंपनी के संचालक मंडल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी। 80 लोगों ने मिलकर 1599 में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए लंदन में एक कंपनी बनाते हैं, जिसमें सबका पैसा लगा होता है, सबका शेयर लगा होता है, सभी शेयर होल्डर्स थे, जिसको आगे चलकर नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उस कंपनी को पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का पहले व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है। बाद में समय के साथ साथ उसके व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाते रहा जाता है। और भारत में लेकिन 1784 के एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी दोहरे नियंत्रण में आ जाती है। अब कंपनी को दो लोग देखने वाले हो गए। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वही कंपनी को रेगुलेट करते थे, लेकिन आगे चलकर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी दोहरे नियंत्रण में आती है। किसके नियंत्रण में आती है बच्चों, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर होते थे वे कौन लोग होते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग होते थे। यही था ना, यही इस एक्ट में था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग होते थे। अब यहां पे आप देखते हो कि इसको भी समाप्त कर दिया जाता है, और इसको समाप्त कर दिया जाता है 1858 के अधिनियम के तहत, और कंपनी का शासन ही समाप्त हो जा रहा है। अब भारत पर शासन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारत सचिव और उसके परिषद, भारत सचिव और उसके 15 सदस्यीय परिषद के द्वारा। अब वहां से लंदन में बैठकर अब भारतीय शासन को संचालित किया जाएगा। और भारत सचिव जो होता था वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ही होता था, और इसके सारे सदस्य भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे। लेकिन इनका खर्च कहां से जाता था, भारतीय राजकोष से। इनको पेमेंट कहां से मिल रहा है, भारतीय राजकोष से। इनको भत्ता कहां से मिल रहा है, पेंशन कहां से मिल रहा है, भारतीय राजकोष से। इसी को लेकर तो लोगों ने, गांधी ने भी आरोप लगाया, उदारवादियों ने भी कहा कि भाई भारत सचिव और उसके परिषद का जो खर्च है उसको कमी की जाए। उदारवादी शुरू से ही उसकी मांग कर रहे थे। तो यह हम लोग देखते हैं कि जो राज्य सचिव है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य नहीं होता था, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही मेंबर होता था, लेकिन उसको सारी सुविधाएं भारतीय राजकोष से जाती थी। तो यह आपका तो गलत हो गया।
यानी इसमें सही कौन सा है? यह सही है, यह सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? वह केवल एक होगा बच्चों, केवल एक होगा। क्लियर है? आते हैं अगले प्रश्न की ओर। गवर्नर जनरल परिषद, फिर उसी से है, गवर्नर जनरल परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। ध्यानपूर्वक गलत विकल्प का चयन करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर जनरल काउंसिल एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन, गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, भारत सचिव नहीं, ध्यान देना। भारत सचिव और उसका 15 सदस्यीय परिषद तो लंदन में है, और भारत में कौन है? गवर्नर जनरल और उसका परिषद, उसका 4 सदस्यीय परिषद, बाद में 5 सदस्यीय परिषद, गवर्नर जनरल। तो यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के सदस्य, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्टेड एज हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। परिषद के सदस्यों की स्थिति कैबिनेट मंत्रियों के समान होती थी। द पोजीशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वाज सिमिलर टू दैट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मूल रूप से इस परिषद में 4 सदस्य होते थे। ओरिजिनली देयर वेयर 4 मेंबर, ओरिजिनली देयर वेयर 4 मेंबर इन दिस काउंसिल। गवर्नर जनरल के पास परिषद के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को रद्द करने की शक्ति होती थी। द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू ओवरराइड एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द काउंसिल। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसमें से सही कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? कौन सा इसमें से गलत है? और आप लोगों ने ए को गलत बता रहे हो, मैं जो देख पा रहा हूं अधिकांश लोगों का। देखते हैं कौन सा इसमें से गलत है कि गवर्नर जनरल परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प पूछा जा रहा है, गलत। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे, बिल्कुल सही है। इसमें कहां दिक्कत है भाई? गवर्नर जनरल और उसके परिषद के सदस्य ही तो सभी विभाग किसके अधीन होता था? आप देख रहे हो 1919 का अधिनियम आ रहा है बच्चों, और 1919 के अधिनियम में यही तो मांग किया जा रहा था कि जो प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया था, तो क्या प्रांतों में भारतीयों को बहुत अधिकार दिया गया था क्या? बल्कि प्रांतों में आप देखते हो कि क्या किया गया था? शक्ति का विभाजन, यानी जो महत्वपूर्ण विभाग थे वह अपने पास रखे गए थे, गवर्नर जनरल उसके मेंबर्स के पास। यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषय, यह तो पता है ना। आरक्षित विषय जो महत्वपूर्ण विभाग थे वह गवर्नर जनरल और उसके मेंबर्स अपने पास रखते थे। वह कैबिनेट मिनिस्टर के समान ही होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर के समान ही होते थे, बिल्कुल सही है। मूल रूप से इस परिषद में 4 सदस्य नहीं, मूल रूप से नहीं, बल्कि इसमें 5 सदस्य, अभी मैंने कहा था और उसी में आप लोग फंसे। इसके 5 सदस्य थे, 5 सदस्य थे। गवर्नर जनरल के पास परिषद के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को, यह तो था ही भाई, उसके पास तो यह अधिकार तो था ही ना, वीटो पावर तो था ही। गवर्नर जनरल के पास तो वीटो पावर था ही, वह कभी भी आपको वीटो लगा देता था। तो किसी भी निर्णय को रद्द करने की शक्ति होती थी, बिल्कुल होती थी। तो इसमें से गलत आपको पूछा जा रहा है और इसमें से सी होगा, और मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोगों ने इसमें से सी भी आंसर दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। विधानसभा में भारतीय सदस्य थे जमींदार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, मंत्री, उपरोक्त सभी। इसका आंसर तो कम से कम आप लोग दोगे ही। द इंडियन मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर जमींदार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, ऑल द एबव
मिनिस्टर, ऑल द एबव। अब विधानसभा में भारतीय सदस्य होते थे, कौन कौन विधानसभा में भारतीय सदस्य के रूप में होते थे? ऐसे भारतीय, और इसमें वह भारतीय जनता के द्वारा चयनित नहीं होते थे, बल्कि गवर्नर जनरल के द्वारा वह मनोनीत होते थे। गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होते थे। और इसमें होते कौन थे? जमींदार होते थे, सरकारी अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, यानी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। इसमें ये सभी आपको, ये सभी क्या होते थे कि विधानसभा में भारतीय सदस्य के रूप में इन्हीं लोगों को लिया जाता था। बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। प्रांतीय प्रशासन पर पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान देना। प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को 3 प्रेसिडेंसी में विभाजित किया। ध्यानपूर्वक, प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को 3 प्रेसिडेंसी में विभाजित किया। भारत के गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी के गवर्नर नियुक्त करते थे। प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल करते थे। गलत विकल्प पूछा जा रहा है। प्रेसिडेंसी सरकारों के पास अन्य प्रांतों की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां होती थी। जो प्रेसिडेंसी गवर्नर होते थे, उन प्रेसिडेंसी गवर्नरों के पास अन्य प्रांत की तुलना में, अन्य जो प्रांत होते थे उनके पास अधिक अधिकार और शक्तियां होती थी। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त अन्य प्रांतों को प्रशासित करते थे। गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त अन्य प्रांतों को प्रशासित करते थे। चीफ कमिश्नर appointed by the governor general administrated other provinces. The presidency governments possessed more rights and power than other provinces. Governor General of India appointed governor of the presidency for administrative convenience. British divided India into 3 presidencies. अब इसमें से मुझे लगता है कि बच्चों आप लोग की ओर से सही उत्तर तो इसका आना चाहिए। प्रांतीय प्रशासन के विषय में पूछा जा रहा है। प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को 3 प्रेसिडेंसी में विभाजित किया। बिल्कुल सही है। आपसे गलत पूछा जा रहा है। भारत के गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी के गवर्नर की नियुक्ति करते थे। क्या भारत के गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, क्या उन 3 प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों की नियुक्ति वह करते थे क्या? बल्कि गवर्नर जनरल द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं होती थी। उनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल नहीं भारत के करते थे, जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर होते थे। प्रेसिडेंसी सरकारों के पास अन्य प्रांतों की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां। बिल्कुल सही है कि अन्य जो, यानी जो 3 प्रेसिडेंसी को अगर छोड़ दिया जाए, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये 3 प्रेसिडेंसी थे। यहीं पे तीनों जगह गवर्नर थे। अन्य प्रेसिडेंसियां भी थी, लेकिन अन्य प्रेसिडेंसियों से अधिक अधिकार इनमें होता था। यह बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल सही है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? भारत के गवर्नर, प्रेसिडेंसी के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? इनकी नियुक्ति होती थी बच्चों कार्यकारी परिषद के द्वारा, ताज के द्वारा, ब्रिटेन क्राउन के द्वारा। यहां से नियुक्ति नहीं होती थी, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। तो यह तो गलत हो गया कि प्रेसिडेंसी के गवर्नर को थोड़े नियुक्त करेंगे गवर्नर जनरल, इनके द्वारा नहीं, क्राउन के द्वारा नियुक्ति होती थी, ताज के द्वारा। गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त अन्य प्रांतों को, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि अन्य प्रांत जो भी होते थे उसमें आपको चीफ कमिश्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था अन्य प्रांतों में। यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही गलत उत्तर कौन सा होगा? ए होगा। यानी देखो कितने इंफॉर्मेशन आपको इसमें से मिला इस प्रश्न में से, और इसका भी उत्तर आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा इसमें दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम किसके द्वारा उठाया गया था?
बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है और मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोग की ओर से आना चाहिए। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेज वाज टेकन बाय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। इसका उत्तर तो कम से कम आप लोग की ओर से आ ही जाना चाहिए और इसका उत्तर आप लोगों ने रागिनी ने दिया है, शायद इसी का बी दिया है क्या? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है और ऐसे प्रश्न में कोई बहुत ज्यादा लॉजिक तो चलेगा नहीं, या तो आपको पता होगा या तो आपको पता नहीं होगा। इसमें दो ही चीजें हैं। तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम, कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम किसके द्वारा? तो 10 का सी बता रहे हो आप लोग, कुछ लोग ए बता रहे हो। अच्छा, तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम जो उठाया गया था लॉर्ड मेयो है ना बेटा, इसमें तो लॉर्ड मेयो है, इसमें तो कोई गलती ही नहीं होना चाहिए, यह तो आपको लॉर्ड मेयो है। 1870 में इसने प्रांतीय सरकार को पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवा और सड़क जैसी सेवाओं के लिए इसने क्या किया? इसने किया कि केंद्रीय राजस्व से उनको रकम दी जाती थी। तो यह इसका लॉर्ड मेयो के समय में ऐसा हो रहा है। तो यह आपको फैक्चुअल चीज है, इसको याद रखना है। चलिए आते हैं, निम्नलिखित में से पहला भारतीय लोक सेवक कौन था? इसका तो उत्तर दो आप लोग, यह तो फैक्चुअल है। पहला लोक सेवक हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट? फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, पहला सिविल सेवा में नियुक्ति कौन सा भारतीय था जिसकी पहले सिविल सेवा में नियुक्ति हुई सबसे पहले? इसका उत्तर तो आप लोग की ओर से आना चाहिए। पहला भारतीय, अब जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो उसके विषय में तो कम से कम पता होना चाहिए। सबसे पहले सिविल सेवक कौन बनाए गए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे ना, यही तो थे पहले सिविल सेवक। सॉरी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर ना रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, सत्येंद्र। कैसे आप लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मार रहे हो, कैसे लगा रहे हो आप लोग? पहला सिविल सेवक कौन बनाए गए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, यह आपके सबसे पहले सिविल सेवक थे। ऐसे प्रश्न में गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं, लोक सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए वर्जित रहे क्योंकि, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी। द डोर्स ऑफ सिविल सर्विसेज रिमेन्ड बैरिड टू इंडियन बिकॉज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन लंदन। यह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आयोजित किया जाता था। इट वाज कंडक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लोक सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु को 23 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। द मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द 23 टू 19। ऑल द एबव, उपयुक्त सभी, उपयुक्त कौन सा इसमें है? बहुत आसान सा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल आप लोग, यानी बहुत भारतीय उसमें एंट्री नहीं कर पाए। क्यों भाई? तो प्रतियोगिता परीक्षा एक तो लंदन में आयोजित किया जाता था, उदारवादियों ने इसका मांग भी किया था कि लंदन के साथ साथ भारत में भी इसका आयोजन हो। यह अंग्रेजी और ग्रीक भाषा में आयोजित किया जाता था। बहुत टफ था, लेकिन उस समय भी आप देखो सत्येंद्रनाथ टैगोर जाकर सिलेक्शन ले रहे हैं। उस समय भी आप देखो तो आपका सुभाष चंद्र बोस, यह भी आईसीएस अधिकारी थे। 1920 में इन्होंने रिजाइन दिया था गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण, वह बहुत प्रभावित हुए थे। तो यह अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी और ग्रीक लैंग्वेज में बिल्कुल सही है। प्रवेश के लिए अधिकतम आयु को 23 से घटाकर 19 यह किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था? लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन जो एक प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने आपको बहुत कुछ किया। उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आया, समाचार पत्रों पर, भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया था। सिविल सेवा उम्र सीमा अधिनियम लाया, जिसमें सिविल सेवकों के लिए, भारतीयों को रोकने के लिए उम्र सीमा को घटा दिया गया।
उसके साथ साथ आर्म्स एक्ट लाया कि भारतीय अपने आत्म सुरक्षा के लिए भी हथियार नहीं रख सकते थे, लिटन के समय में। तो बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत अच्छा इसमें आंसर आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। ध्यान देना, 1857 के विद्रोह के दौरान, बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा प्रदर्शित एकता ने विदेशी शासकों को परेशान किया था। द यूनिटी डिस्प्लेड बाय हिंदूज एंड मुस्लिम ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 had disturbed the foreign rulers। विद्रोह के बाद मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों का रवैया हिंदुओं से बेहतर हो गया। विद्रोह के बाद मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों का रवैया हिंदुओं से अच्छा उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम वेयर बेटर देन हिंदूज। मुस्लिम वेयर बेटर देन हिंदूज। अंग्रेजों ने उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन के विरुद्ध करने का प्रयास किया। ब्रिटिश मेड एन अटेम्प्ट टू टर्न अपर क्लास एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स अगेंस्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध जो उच्च वर्ग के मुसलमान थे और जो मध्यम वर्ग के मुसलमान थे, अंग्रेजों ने आगे चलकर उनको राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया। द गवर्नमेंट यूटिलाइज्ड कंपटीशन टू फॉर्मेट प्रोविंशियल एंड कॉमनल रिवलरी एंड हार्टेड। सरकार ने प्रांतीय और सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता और नफरत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल किया। अब इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। मुझे लगता है कि इसका आंसर सही आना चाहिए। अब फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति के विषय में पूछा जा रहा है। अब आप देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा प्रदर्शित एकता ने विदेशी शासकों को परेशान किया। कोई गलत है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विद्रोह के बाद मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों का रवैया हिंदुओं से बेहतर हो गया था क्या? नहीं, बल्कि इस विद्रोह के लिए मुस्लिमों को ही तो उत्तरदायी माना गया था। मुस्लिमों को ही तो उत्तरदायी माना गया था। मुस्लिम षड्यंत्र का ही तो परिणाम माना गया था। मुसलमानों से ही तो इन्होंने सत्ता छीनी थी। मुस्लिम शासकों से ही तो अंग्रेजों ने सत्ता छीनी थी। तो पहले नफरत मुस्लिमों के प्रति होता है, हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण, फिर बाद में बदलता है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी तो अब मुस्लिमों के साथ तुष्टीकरण किया जाएगा। तो यह तो आपको गलत हो गया, यह तो आपको गलत हो गया, क्योंकि 1857 के बाद मुस्लिमों को आपको प्रशासन में जाने से भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर सर सैयद अहमद खां भारतीय मुसलमानों को कहते भी हैं कि ब्रिटिश विरोध छोड़ दो, अगर प्रगति करना है तो। बिल्कुल इसमें गलत है। अब एक गलत है तो गलत तो निकल गया। अब अंग्रेजों ने उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन के विरुद्ध करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होती है वैसे उनको राष्ट्रीय आंदोलन के अगेंस्ट किया जाता है और मुस्लिम लीग का गठन भी आगे चलकर कर दिया जा रहा है। सही है। सरकार ने प्रांतीय और सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता और नफरत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा इसका स्टार्ट किया था। तो इसमें से कौन सा गलत है? बी। और आप लोगों में इसमें से बी भी आंसर आप लोगों ने दिया है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, प्रेस पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। सही विकल्प पूछा जा रहा है प्रेस के संदर्भ में। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। चार्ल्स मेटकॉफ फ्रीड द इंडियन प्रेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन 1835। राष्ट्रवादियों ने धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए प्रेस का उपयोग करना शुरू कर दिया। द नेशनलिस्ट ग्रेजुअली बिगेन टू यूज द प्रेस टू arouse नेशनल कॉन्शियसनेस एमंग द पीपल। राष्ट्रवादियों ने धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए प्रेस का उपयोग करना शुरू कर दिया। प्रेस अधिनियम ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। प्रेस अधिनियम ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। उपरोक्त सभी
अब कौन सा इसमें से सही विकल्प पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, और मैं देख पा रहा हूं और बहुत सही, क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ को ही भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का काम लीटन ने किया था, जिसके लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। राष्ट्रवादियों ने धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए प्रेस का उपयोग करने लगे थे, जिसको लेकर लीटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। तो बिल्कुल सही है इसका उत्तर डी। आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। आप लोगों ने आज बहुत अच्छा किया है, मैं चाहता हूं कि यह भी सही करो। यह अंतिम है। प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प चुनें। कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला कारखाना अधिनियम मुख्य रूप से कारखानों में बच्चों और महिलाओं की समस्या का निदान था। पहला कारखाना अधिनियम मुख्य रूप से कारखानों में बच्चों और महिलाओं की समस्या के निदान, उनके समाधान के लिए लाया गया था। 1881 के कारखाना अधिनियम में कहा गया कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कारखाना में काम नहीं कर सकता। द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 laid down that the child below 7 could not work in factories। 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे दिन में 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। चिल्ड्रेन बिटवीन 7 and 12 would not work for more than 9 hours a day। बच्चों को 1 महीनों में 4 छुट्टियां भी मिलेंगी। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करें। कौन सा इसमें से गलत है बच्चों, कौन सा इसमें से गलत है? और मैं जो देख पा रहा हूं, अच्छा अभी आप लोग आंसर इसका जल्दी से आप लोग दें। 15 का यह बिल्कुल सही है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कारखाना में काम नहीं करेगा। इसी में यह भी कहा गया कि 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे दिन में 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। इसी में एक यह भी कहा गया था कि बच्चों को 1 महीने में 4 छुट्टियां भी दी जाएंगी। लेकिन पहला कारखाना अधिनियम मुख्य रूप से कारखाना में बच्चों और महिलाओं की समस्या का निदान नहीं था। इसमें आपको महिलाओं और समस्या के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो इसमें गलत विकल्प का चयन करें। महिलाओं की समस्या का निदान नहीं था। चिल्ड्रन का निदान इसमें किया गया, लेकिन महिलाओं की समस्या का निदान नहीं था। महिलाओं से इसमें लंबे काम करवाए जाते थे, उनका शोषण जारी था। तो यह आप देखते हो कि इसमें से कौन सा गलत है, तो ए बच्चों इसमें से गलत है, ए गलत है। आसान सा प्रश्न था। अब आप लोगों ने आज के सेशन को बहुत अच्छा किया, बहुत खुशी की बात है। इसी तरीके से अपनी जज्बा को बनाए रखें, इसी तरीके से अपनी मेहनत को बनाए रखें और कंटिन्यूटी को बनाए रखें। कल हम लोग जो बच्चों चर्चा करेंगे वह आपको जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह से संबंधित हमारा टॉपिक होगा, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। जनजातीय और किसान विद्रोह, बस एक बेसिक रीडिंग आपको दे देना है। उसके बाद आप फिर अपने आप को टेस्ट करो कि क्या मैं जो रीडिंग दे पाया क्या वह सही है या गलत है, हमारा तरीका सही है या गलत है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब ख्याल रखें, क्योंकि पॉल्यूशन भी अपने चरमोत्कर्ष पर है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को।